नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अब जब ये लग रहा है कि वक्त को लेकर के सरकार कुछ बदलाव चाहती है या करने वाली है, और हमने एक वीडियो इस पर पहले ही बना के जानकारी दी है कि किस तरह से ये जो वक्फ बोर्ड है ये ज़मीन हड़पने का एक बड़ा संस्थान बन गया है। और ज़मीन हड़प करके ये न केवल गिने चुने लोग का बड़ा सेक्शन, एक छोटे सेक्शन के लिए लूट का अड्डा बना हुआ है, बल्कि जो जिस उद्देश्य से ये वक्फ बोर्ड बना था या उसको बनाए जाने की बात कही थी कि इसके कारण जो गरीब मुसलमान हैं उनको इसके आय से मदद मिलेगी, वो सारा का सारा जो योजना या सारा का सारा जो प्लानिंग या सारी की सारी जो वो है वो पूरी तरह से गलत साबित हुई, फेल साबित हुई। इसलिए कि गिने चुने लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हुई और ये उसका उसी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें जो एक बड़ा वर्ग है जो पसमानदा मुसलमान है, वो यही आरोप लगा रहा है कि ये जो वक्त को लेकर के जो हो हल्ला मचाने वाले हैं कि इसमें बदलाव नहीं होने देंगे और लोग सड़क पे आ जाएंगे इसके विरोध में, ये वही वर्ग है जो हर तरफ से न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि वक्फ और इस तरह के नियम कानून उनका फ़ायदा उठाता रहा है, और सबको डराने के लिए कि ये धार्मिक मामला है, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शुरू करते हैं यहाँ से कि क्यों इसको ये कहा जा रहा है कि ये लैंड ग्रैबिंग एजेंसी बन गया है, लैंड ग्रैबिंग एजेंसी है। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ओरिजिनली ये बात होती थी कि वक्फ के पास कितनी ज़मीन है पूरे देश में, अगर उसको देखा जाए तो कुल ओरिजिनली 12,000 एकड़ की संपत्ति थी, जो लगभग 4 लाख एकड़ के आसपास हो गई, 4 लाख एकड़ के आसपास हो गई 2009 में। ये जब इनके कानून में बदलाव आने शुरू हुए तब से अगर इनको देखा जाए तो ये बढ़ के लगभग 4 लाख एकड़ हो गई। और अगर आज के समय में इसको देखा जाए तो ये लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और लगभग जो है 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है जो वक्फ के कब्जे में है। 2009 में ये लगभग 4 लाख एकड़ थी और 3 लाख प्रॉपर्टीज़ थी, जो अब बढ़ करके लगभग 8,70,000 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद, जिसकी बाज़ार की कीमत आज के हिसाब से लगभग 1.2 लाख करोड़ है, इसकी इनकम लगभग 200 करोड़ के आसपास ही है। अब इसमें 200 करोड़ की इनकम तब है जब इस पर टैक्स का छूट मिलता है, जब इनको दान करने वालों को 80 के अंतर्गत छूट मिलता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुक्त रखा गया है, तब ये स्थिति ऐसी है। तो किस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो 52,000 एकड़ से बढ़ के लगभग 9.5 लाख एकड़ हो गई है। ये पिछले दिनों जब से इसको छूट मिली तब से हो गए, ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पे भ्रष्टाचार होता है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो जिनके कंट्रोल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो इसको रेंट पर दे देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, और उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वक्फ बोर्ड ने एक प्रॉपर्टी बेच कर दी थी एक मॉल को, और उसमें बिना सहमति के मामला था और वो एक लोकल पॉलिटिशियन को बेची गई।
दिल्ली के एमएलए जो हैं अमानतुल्लाह खां, उन पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ में भ्रष्टाचार करने का आरोप है और वो उनको इस मामले में उनकी एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अंटालिया से लेकर के हैदराबाद का एक होटल है, वो मैरियट होटल, हरियाणा का एक पूरा गांव यमुनानगर में, सूरत की इमारतें, ईदगाह मैदान बेंगलुरु के पास, तमिलनाडु का एक पूरा गांव जहां 1500 साल पुराना मंदिर, वहां की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो वहां के किसान हैं उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया गया है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को घोषित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ को बहुत सारे मामले में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिखाया जाता है। जैसे जो ये तिरुनेलवेली गांव तिरुचुरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के है, उसकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको 18वीं शताब्दी में वहाँ के लोकल राजा ने दान करने की बात कही है कि उन्होंने इसको वक्फ को दे दिया गया था। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जब देश में ना वक्फ कानून था ना वक्फ बोर्ड थे, तब उसको वक्फ कर दिया गया था और उस पर वक्फ अपना दावा कर रहा है। उसी तरह से 2005 में जब ताजमहल को वक्फ की बात कही गई थी कि वक्फ बोर्ड ने बोला था कि ये वक्फ संपत्ति है, और ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी वक्फ बोर्ड से कि भाई दिखाओ ना कौन से हैंड रिटन उसमें है, हमको भी अच्छा लगेगा कि शाहजहां की राइटिंग देख करके कि किस तरह से लिखता है और उसके दस्तखत हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो शाहजहां ने ताजमहल को वक्फ कर दिया था जब वक्फ अस्तित्व में ही नहीं था। तो ये इस तरह के गोरख धंधे वक्फ बोर्ड करता रहा है। अब इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन पहलुओं में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वक्फ जो है वो क्या मुस्लिम देशों में भी अस्तित्व में है, क्या वहाँ भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब अगर जिसको बोले जहाँ हर मुसलमान जिस देश की तरफ मुस्लिम होने के नाते देखता है वो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, सबसे पवित्र स्थल मुसलमानों का है। वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड नहीं है। और तो और बहुत सारी ऐसी इमारतें, बहुत सारे ऐसी जगह जिसको सऊदी अरब की सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे या पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो नहीं मानता है। सऊदी अरब के अलावा अगर और देश की बात करें, ओमान, टर्की, इजिप्ट, टर्की जहाँ से खलीफत जहाँ थी वो नहीं है, इजिप्ट, इन सब जगह पर कहीं भी वक्फ जो है न बोर्ड है न है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो अजमेर की दरगाह है उसको वक्फ बोर्ड से या वक्फ संपत्ति के उससे मुक्त रखा गया है। अब मुक्त रखा गया है, किस लिए मुक्त रखा गया है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये है। अब अगर हम वक्फ संपत्ति की बात करते हैं तो केवल मुस्लिम समुदाय ऐसा है जिसको अपने प्रॉपर्टीज़ को खुद अपने मुख्तारी में, खुद कंट्रोल में रखने का अधिकार है। बाकी चाहे हिंदुओं के सारे मंदिर जो है वो सरकार उसका प्रबंधन देखती है। सिखों के गुरुद्वारों के लिए एक अलग संस्था है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGP जिसको बोलते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो अगर इस तरह से देखें कि हिंदुओं के मंदिर या हिंदुओं के धार्मिक स्थल का प्रबंधन तो सरकार करेगी, मुसलमान खुद करेंगे, ये इस देश के सेक्युलर संविधान का उल्लंघन है और ये वायलेशन है। आर्टिकल 14 और 15 का भी उल्लंघन है, जहाँ पर
जहाँ पर इक्वलिटी का अधिकार है, वहाँ पर किसी धर्म को या माइनॉरिटी को ही आप मान लीजिए, माइनॉरिटी को विशेषाधिकार देने की बात नहीं है। हर आदमी को अपना धर्म जिसको बोलते हैं उसको फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस प्रोफेस करने का अधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार किसी को नहीं है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ की संपत्तियों को लेकर के जो विशेषाधिकार मुसलमानों के पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन है। और ऐसे ही जो अगर ये आर्टिकल 26 जो है वो भी हिंदुओं के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है, इक्वलिटी को वायलेट करने वाली स्थिति है। और अभी कल ही जो जिस तरह से वक्फ बोर्ड काम करता है, अगर उसको देखें तो अभी जल्द ही मध्य प्रदेश के एक जजमेंट मैं देख रहा था, मुझे डेट उसकी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कब का जजमेंट है, जिसमें 3 जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसको वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया था। ऐसे ही जो प्रोविज़न्स हैं, उन प्रोविज़न्स के अंतर्गत जिसका हाई कोर्ट ने बोला कि आप इस तरह से पूरे देश की संपत्ति को अपने नाम डिक्लेयर कर दीजिएगा, जो जिस सेक्शन 4 के बात अदालत में कही जा रही थी। और अल्टीमेटली वो उस मामले पर जो तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दिया गया। अब ये जो मामला है, ये सारा का सारा मामला शरिया के द्वारा गवर्न हो रहा है। तो क्या भारत में संविधान से प्रदत्त नियम कानून चलेंगे या ये शरिया वाले लागू करेंगे? और संविधान जो बोर्ड को जो है वो संविधान से चलेगा या शरिया को चलेगा, संविधान को ऊपर मानेगा या शरिया को ऊपर मानेगा? और इसमें जो बोर्ड है, बोर्ड जो नियम दे देता है या जो डिसीजन दे देता है, उसको डीएम को और एसडीएम को लागू करना मजबूरी हो जाती है। बहुत सारे केसेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे जिनकी हम बात किए वो चाहे तमिलनाडु के गांव हो, चाहे सूरत का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग हो, ईदगाह मैदान हो, हरियाणा का गांव हो, हैदराबाद का मैरियट होटल हो, अंबानी का घर अंटालिया हो, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का एक बड़ा जो इलाहाबाद प्रयागराज में है, उसको एक बड़े हिस्से को उस पर वक्फ बोर्ड का दावा है। तो ये जो है जिस तरह से इन सब पर वक्फ बोर्ड का दावा रहता है, वो निश्चित तौर पर सिर्फ एक समुदाय को छोड़कर के बाकी सभी समुदायों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये हो ही यही रहा है कि किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर दे रहा है और दावा करने के बाद उसको अपनी संपत्ति घोषित कर दे रहा है। और चूंकि अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स भारत में इतनी ज़ोर शोर से होती है कि चुनाव के पहले, चुनाव के साल से कुछ दिन पहले 2013 में इसमें बदलाव करके इसको बड़ा पावरफुल बना दिया गया। उसके बाद मुसलमानों को अपीज़ करने के लिए 95 में इसमें जो 1954 का वक्फ बोर्ड का कानून था उसको रिपील करते हुए 95 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया। फिर 13 में और 14 में तो 123 प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों को सुपुर्द ही कर दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने। 13 में इसमें बदलाव करते हुए ये सब किया गया था। तो ये जो सारा का सारा मसला है, ये सब का सारा मसला मुसलमानों को अपीज़ करने के लिए है
और वो अपीज़ करवा लेते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे और आपकी सरकार गिरा के मानेंगे। और इसमें ये कोई कहे कि उनका समाजवादी पार्टी के साथ लगाव है, या उनका जनता दल सेक्युलर के साथ है, जनता दल यू के साथ है, आरजेडी के साथ है, या भारत तेलंगाना राष्ट्र समिति जो भारत राष्ट्र समिति है, भारत राष्ट्र समिति के साथ उनका वो है, किसी के साथ नहीं है। जो भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा, शरिया से संबंधित देगा, उनको अपीज़ करेगा, उनके बारे में ज़्यादा से वो करेगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। जिस तरह से वो एक मुश्त होकर के उन्होंने इस बार भाजपा को हराने के लिए किसी को भी जिताने की वो इसी की तरफ इशारा था। और वो ये करके दिखाते हैं और बहुत मजबूती के साथ। वो जो भारत में जो जिसको कह लीजिए आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस को उस फॉल्ट लाइंस को बहुत मजबूती के साथ बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कि हिंदू वोट एक मुश्त न जा पाए और मुस्लिम वोट एक मुश्त जाए। और वो किसी भी राजनीतिक दल को देने के लिए तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। और इसीलिए पूरा वो इकोसिस्टम काम करता है। और चाहे वो सीए को लेकर के हो, चाहे जिस मामले को लेकर के हो, जहाँ पर बीजेपी मुश्किल में होती है वहाँ मुस्लिम समुदाय एक मुश्त उनको और मुश्किल बढ़ाने के लिए खड़ा रहता है। और अब धमकी आनी शुरू हो गई है कि वो इसका विरोध करेंगे। वक्फ कानून में संशोधन का मसला लंबे समय से चर्चा में था और आज सरकार ने ये कहिए कि जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं किरण रिजिजू ने आज इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद बहुत सारे जो इसको लेकर के जो विरोध वाली स्वर थी उनका जवाब भी दिया। और उसके बाद इस पूरे इस बिल को और बेहतर और इंक्लूसिव बनाने के लिए चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय दल के पास भेज दिया गया है। अब इस पर चर्चा होगी, गहन चर्चा विमर्श होगा। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है कि वहाँ जा कर के और ये डाइल्यूट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एनडीए अभी भी मेजॉरिटी में है। और एनडीए ने के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं जिनको लेकर के कि ये माइनॉरिटी वोट के बिना नहीं चल सकते हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू, इन दोनों ने समर्थन किया है इस बिल का। दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने धमकी वाला स्वर अपना लिया है। विशेष रूप से अगर जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो जमीयत उलेमा हिंद की आज की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक इसका विरोध किया जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे और संगठन हैं, छोटे बड़े, ये सेक्युलर अपने आप को बताने वाले, इसलिए कि मुस्लिम वॉइस उठाना सेक्युलर होता है भारत में और हिंदू वॉइस उठाना कम्युनल होता है। तो उस परिभाषा के हिसाब से ये सेक्युलर संगठन जो हैं इन्होंने इसको उठाना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोगों ने तो जब बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तभी कह दिया था कि वो इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। जो बातें हम इसके पहले भी एक हमने वीडियो किया था, वहाँ किया था, उसमें बहुत सारी बातें हमारे जो हमने पिछले वीडियो में कहा था या ज़्यादातर चर्चा में था, वो किरण रिजिजू ने आज चर्चा की। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो लगातार ये बात कहा जा रहा है लिमिटेशन वाला, कि किस पीरियड से ये आंका जाना चाहिए कि वक्फ किया हुआ, किसी ने वक्फ किया हुआ, जैसे
ताजमहल को लेकर के जो बात हुई है, ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई शाहजहां ने जो वक्फ किया था वो ले आया जाना चाहिए। वैसे ही जो तमिलनाडु का पूरा गांव और 1500 साल पुराना मंदिर है, उसके बारे में भी यही होना चाहिए। उसको कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में उसको वक्फ किया गया था, तब वक्फ बोर्ड ही नहीं बना था वक्फ का। खैर, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको ख़त्म किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमको मदद कीजिए, जिससे कि हम आपके पास और बेहतर से बेहतर बहुत से बेहतर वीडियो लेकर हाजिर हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।